कई लोग विश्लेषण कर रहे हैं सुबह से, विकास की जीत हुई है। अकथनीय मीन्स इनएक्सप्लिकेबल। सुबह से विश्लेषण चल रहा है कि विकास की जीत हुई है, और एक एनसीपी अजीत पवार के नेता ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी का जो फेक नैरेटिव था लोकसभा के चुनाव के समय, उसको महाराष्ट्र की जनता ने ठुकराया है। ये बिल्कुल गलत है। इसमें कोई संदेह नहीं होनी चाहिए किसी के मन में कि जो हमारा लोकसभा चुनाव में जो एजेंडा था, जो हमने मुद्दे उठाए थे, आर्थिक असमानता, सामाजिक ध्रुवीकरण, संविधान की सुरक्षा, जाति जनगणना और ये जो मोडानी घोटाले हैं, ये मुद्दे आज भी उतना महत्व रखते हैं और रखेंगे जब लोकसभा चुनाव के समय हमने उठाया था, हमारे नेताओं ने उठाया था, कांग्रेस अध्यक्ष ने उठाया था, राहुल जी ने उठाया था। जाति जनगणना, 50% आरक्षण की सीमा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी वर्गों के लिए, मोडानी घोटाला, ये सब मुद्दे रहेंगे। और हम समझते हैं महाराष्ट्र की जनता ने इसको ठुकराया नहीं है। कैसे ये नतीजा आया है, इस पर जरूर हम और जांच करेंगे, इसका विश्लेषण होगा, ये स्वाभाविक है। पर आज हम ये कह सकते हैं कि जो जीता है उनको भी ये अनुमान नहीं था कि ये नतीजा आएगा। हमको तो पहले से ही हम ये मानकर चल रहे थे कि हमें जनादेश मिलेगा, जनता हमारे साथ है, महाराष्ट्र के किसान नाराज हैं, महाराष्ट्र के जो वर्किंग क्लास है उसके सरकार के खिलाफ है। और एक माहौल जो था महाराष्ट्र में 4 महीने पहले, 5 महीने पहले, वो आज भी वही माहौल है, ये हम मानकर चल रहे थे और सभी लोगों का ये मानना था। पर जो नतीजे आए हैं ये बिल्कुल इसके विपरीत हैं। पर इसका माने ये नहीं है कि हम हमारे एजेंडे से पीछे हटेंगे। जो हम मुद्दे उठाए थे महाराष्ट्र में चुनाव के वक्त, प्रचार के वक्त, हम संसद के अंदर, संसद के बाहर, महाराष्ट्र में जो हमारे नेता जीते हैं, हमारे जो कार्यकर्ता लगे हुए हैं चुनाव प्रचार में और वो पार्टी के लिए काम करते रहेंगे, इन्हीं मुद्दों के आधार पर संगठन को हम पुनर्जीवित करेंगे। धक्का मिला है, ये बिल्कुल जरूरी है, पर ये धक्का दिया गया है। कोई संयंत्र है कहीं भी हमें हराने का? आज हमारे लिए कहीं खुशी है, कहीं गम भी है, कहीं जीते हैं, कहीं हारे हैं। पर एक बात निश्चित है कि कांग्रेस पार्टी की एजेंडा में कोई परिवर्तन नहीं आने वाला है। जो सामाजिक मुद्दे हमने उठाए हैं, हम उठाते रहेंगे। जो आर्थिक मुद्दे हम उठा रहे हैं, हम उठाते रहेंगे। मोडानी का मसला रहेगा, जाति जनगणना की मांग हम करते रहेंगे, संविधान की सुरक्षा के बारे में जो कदम उठाने हैं हम उठाते रहेंगे, उसका जिक्र हम करते रहेंगे। पर पूरा विश्लेषण के बाद ही पता चलेगा कि ये जो अजीब सा नतीजा आया है महाराष्ट्र में, बिल्कुल अजीब, इसका और मैं कोई शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकता हूं, बिल्कुल अजीब है, समझा ही नहीं जा सकता। हाँ, बहुत कुछ लोग कह रहे हैं इसलिए हमने जीता, इसके कारण हम जीते। अभी अभी मैंने देखा प्रधानमंत्री ने कहा है कि विकास की जीत है। तो ये सब मैं समझता हूं, ये इनको जो ज्ञान आई है चुनाव के नतीजे के बाद, ये भाषा नहीं थी चुनाव के नतीजे के पहले।
तो ये एक टारगेटेड निशाना बनाकर ये नतीजा निकाला गया है। पर हमारा हौसला कमजोर नहीं हुआ है। हम हारे हैं जरूर, पर हार जीत होती रहती है। हम लड़ेंगे, लड़ते रहेंगे, जनता की मुद्दे उठाते रहेंगे, और संगठन में जो और मजबूती से हमें काम करना है, महाराष्ट्र में खास तौर से जो कदम उठाने हैं, मैं समझता हूं अगले कुछ दिनों में कांग्रेस अध्यक्ष और राज्य के जो नेता हैं उनके बीच में बातचीत होगी, और जो कदम उठाने हैं उठाते रहेंगे। महाराष्ट्र में जो पैटर्न पिछले कुछ सालों से हमें देखने को मिल रहा है, वो पैटर्न फिर से वहां भी दोहराया गया। आपको मैं एक आंकड़ा देता हूं, चौंकाने वाला आंकड़ा है। जिस महाराष्ट्र में लोकसभा इलेक्शन, जो कि मोदी जी के नाम पर लड़ा जाने वाला इलेक्शन था, उस महाराष्ट्र ने बीजेपी को हराया था। वो इलेक्शन मतलब मोदी जी को प्रधानमंत्री नहीं बनने देना चाहता था वो राज्य। वही राज्य उसी बीजेपी को 4 महीने 5 महीने के भीतर 148 सीटों में से 132 सीटें दे देता है। ये स्ट्राइक रेट आपको कुछ समझ में आ रहा है? कैसी स्ट्राइक रेट है? या तो यह मान लिया जाए कि महाराष्ट्र मोदी जी के खिलाफ है, माइनस मोदी जी बीजेपी के साथ है। क्या ये मानेंगे? हरियाणा में भी यही पैटर्न था। जिस हरियाणा ने लोकसभा में मोदी जी को हराया, वो हरियाणा बीजेपी में विधानसभा में जिता देता है बीजेपी को। तो क्या मोदी जी के खिलाफ एक माहौल था इन राज्यों में, या बनता जा रहा है हर राज्य में? यह बात आपको कहीं टीवी पे चर्चाओं में नहीं सुनाई देगी, लेकिन एक कॉमन सेंस की बात है कि 4 महीने पहले मोदी जी के नाम वाला इलेक्शन बीजेपी हारती है, 4 महीने बाद मोदी जी का इलेक्शन नहीं है, राज्य सरकार का इलेक्शन है, बीजेपी की स्ट्राइक रेट 148 में से 132। यह स्ट्राइक रेट संभव है क्या? अगर यह स्ट्राइक रेट संभव है तो क्या मोदी जी के लिए चिंता का विषय नहीं है कि उनके नाम के चुनाव अब वो हारनी शुरू हो गई पार्टी उनकी? यह सोचने की बात है। खैर, यह उनके लिए है चिंता का विषय। हमारी चिंता का विषय है लोकतंत्र, हमारी चिंता का विषय है चुनावी पारदर्शिता, हमारी चिंता का विषय है कि क्या इतने साल इस तरह से पिछले दरवाजे से सरकार बनाई, सरकार बनाने के बाद एंटी इनकम्बेंसी का रिवर्स हो सकता है क्या बीजेपी के लिए? 148 में से 132 सीटें ले जा सकती है क्या बीजेपी? तो लोकसभा में क्या हो गया था? हमने लगातार शिकायतें करी। बीजेपी की एक महिला नेत्री के घर से चुनाव आयोग की वेबसाइट में घुसकर नाम काटे जाने की शिकायत जयराम रमेश जी ने की थी, महाअघाड़ी के सारे नेताओं ने की थी। जवाब नहीं मिला चुनाव आयोग से। इस तरह से क्या हमारा चुनाव, आप लोग कह सकते हैं और कह भी रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी कह रहे हैं, मीडिया पर भी कह रहे हैं, अरे साहब झारखंड जीत गए तब तो नहीं बोलते कि चुनावी प्रक्रिया में गड़बड़ है। साहब, झारखंड, जम्मू कश्मीर, बाई इलेक्शंस, जो असेंबलीज जिनके मैंने नाम लिए, उनको जिताकर वहां लेवल प्लेइंग फील्ड देकर हमें जीतने दिया जाए, ये इस उम्मीद के साथ कि उसके बाद हमारा मुंह महाराष्ट्र में बंद हो जाएगा, माफ कीजिएगा, मुंह बंद नहीं होगा। जहां भारतीय जनता पार्टी को भारी लाभ लेना होता है, वो सारे दांव पेच वहीं खेले जाते हैं, बाकी जगह लेवल प्लेइंग फील्ड चलने दी जाए। जहां लेवल प्लेइंग फील्ड होती है, वहां के नतीजे आपके सामने हैं।